हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम सिविक्स कर रहे हैं और आज हम सिविक्स का चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। संविधान निर्माण एक ऐसा चैप्टर जिसके ऊपर देश चल रहा है, ठीक है। और हमारा देश ही नहीं, देश के संसार के सभी देश जिसके ऊपर टिके हुए हैं, अधिकतर देश इसी के ऊपर टिके हुए हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है बेटा जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान भी गए होगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा। 7th में तो हल्का फुल्का जिक्र आया होगा, 6th में जिक्र हुआ होगा, 8th में। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें देश को चलाने से संबंधित जो भी नियम कानून तौर तरीके, ठीक है, देश की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने का जो ढंग है वो उसमें निहित होता है, वो जिस दस्तावेज में समाया होता है वही संविधान कहलाता है। यहाँ जो हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे देश का जो संविधान निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछला जो हम चैप्टर पढ़ के आए, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, वहाँ से हमें पता चला कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों चाहिए। अब लोकतंत्र तो हमें समझ में आ गया कि भाई हाँ, हमें लोकतांत्रिक बनना है, लेकिन उस लोकतांत्रिक देश को अच्छे से चलाने के लिए हमें संविधान का निर्माण भी करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो लोकतांत्रिक देश या वो लोकतंत्र देश अपने सभी लोकतांत्रिक जो उद्देश्य हैं उनको अच्छे से पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर का परिचय, पाठ परिचय जिसको हम बोल सकते हैं। यस, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं, कि जहां लोकतंत्र होगा वहां जो सरकार होगी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है, वो आज़ाद नहीं है किसी भी। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है, ठीक है। अब ब्रैकेट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है, ठीक है। आगे, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से, अंडरलाइन कर लीजिए, डबल अंडरलाइन, देश का सर्वोच्च कानून, ठीक है। आगे, देश का सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान। कई बार क्वेश्चन आता है देश, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून क्या है, या हमारे देश का सर्वोच्च कानून क्या है, तो वो है भाई संविधान। ओके, आगे कहता है देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो क्या काम करता है संविधान जो देश के नागरिक हैं उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे और उनके क्या कर्तव्य रहेंगे, सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, सरकार के क्या क्या कामकाज हैं, ठीक है, उन सब के जो भी तौर तरीके हैं, जो उनको करने का ढंग है, उन सब का निर्णय, सबका निर्धारण, सबको हैंडल करने का काम कौन करता है? संविधान, ठीक है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? किस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से, मतलब जब संविधान बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या मूल्य रहेंगे, ठीक है। मूल्य का मतलब यहाँ पैसे का नहीं है। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव कर सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इसमें जानेंगे। कि मान लो चलो किसी देश का एक संविधान बना दिया, लेकिन 20 साल बाद या 2 साल बाद, 50 साल बाद कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी, तो क्या वो बदलाव हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम में को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे। मतलब पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के संविधान की किस तरह से वहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है। फिर हमारे देश के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो चलिए चैप्टर का मेन पार्ट शुरू करते हैं। टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक 2.1
2 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर सेकंड है, और 1 चैप्टर सेकंड का पहला टॉपिक चित्र दिया गया है एक महान व्यक्ति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला जो भी है वो सारा हम इस चैप्टर से ही जानेंगे। एक बार चित्र देखा, चित्र के नीचे नाम देखा। ठीक है, अब ये कौन है, ये इस की रीडिंग के साथ हमें पता चलेगा। अब इनके विचार दिया गया है, इनका जो एक इन्होंने कुछ बात कही थी, इनका जो कथन है वो दिया गया है। वो कहता है मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। मतलब अंग्रेज जो थे, जो गोरे लोग थे। दक्षिण अफ्रीका की एक बात बता दूँ, दक्षिण अफ्रीका जो है हमारा एक ऐसा देश है, या जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप है ये जो है उसके अंदर, मतलब क्या है कि दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ बात हो रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ से करक और मकर और भूमध्य रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर लाइन कहते हैं, वो ये तीनों लाइन इसके अंदर से गुजरती हैं। अब इन तीनों के प्रभाव से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है बेटा एक हॉट जोन। ठीक है, जिसको हम बिल्कुल ही गर्मी वाला एरिया बोल सकते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर सीधा गिरता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी गिरती हैं, उस वजह से यहाँ टेम्परेचर रहता है हाई। अब हाई टेम्परेचर रहेगा, लोगों का काम धंधा, लोग भाई जो वहाँ पर रहेंगे, उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का असर वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। उस वजह से उनके कलर में भी फ़र्क पड़ेगा, और कलर कैसा हो जाएगा, धीरे 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 सांवला। और ये कोई भाई वहाँ लोग आज से तो रहने नहीं लगे, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से वहाँ पर भी मानव जीवन रहा है। तो मानव जीवन का हज़ारों सालों से वहाँ पर प्रभाव, मानव जीवन पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य की किरणों का प्रभाव, उस क्षेत्र के तापमान का प्रभाव, वहाँ की जलवायु का प्रभाव उस मानव पे पड़ता रहा, जिस वजह से वहाँ के लोगों का रंग सांवला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। अश्वेत क्या है, अश्वेत जो हैं उनको कहा जाता था जो सांवले कलर के हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या कहता है, यहाँ कहता है कि नेल्सन मंडेला कि मैंने जो गोरे लोग थे ना, गोरे, उन्होंने जो शासन बनाया था मैंने उसका भी विरोध किया, और जो सांवले कलर के लोग थे अश्वेत, उन्होंने जो शासन चलाने की कोशिश की मैंने उनका भी विरोध, मतलब मैं दोनों का विरोध करता हूँ। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला के विचार थे। देखो कितना महान व्यक्ति है। मतलब देखो दक्षिण अफ्रीका पे गोरे लोगों ने बहुत अत्याचार ढाए हैं, वहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो खासकर रंग की वजह से। ठीक है, तुम गोरे हम काले, ठीक है, ये मतलब जो भेदभाव था वहाँ पर ऐसा था। लेकिन नेल्सन मंडेला फिर जब उन्होंने संघर्ष किया, तो देखो भाई जब शोषण होता है ना, कई बार लोगों के अंदर उस शोषण की वजह से जो शोषित व्यक्ति है उसके अंदर बदले की भावना जागती है, लेकिन इस बंदे के अंदर बदले की भावना नहीं थी। इसने कहा कि मैं ना तो अंग्रेज़ों का शासन चाहता हूँ, ना मैं अश्वेतों का, मैं तो इन दोनों का मिला जुला रूप चाहता हूँ, मैं तो लोकतांत्रिक शासन चाहता हूँ। ठीक है, आगे, और इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा चाहे उन्हें जान देनी पड़ जाए। अब पढ़ते हैं, यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चला दिया कि भाई ये तो देश के खिलाफ एंटी एक्टिविटी कर रहा है, देश के खिलाफ जो इसके काम है ना वो देश के खिलाफ है, तो इसलिए इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आगे पढ़ो इनके बारे में। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। अंडरलाइन कर लीजिए, 1964 में देश में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की, भाई पूरा जीवन ये तो कारावास में रहेगा, जेल में रहेगा, ऐसी सज़ा दे दी गई। अब रंग भेद मतलब जो रंग के ऊपर रंग भेद करती थी, ऐसा शासन व्यवस्था थी वहाँ। ये नहीं था वो कि भाई सभी लोग बराबर है, नहीं, जो गोरे लोग थे उन्हीं की सरकार होगी, उन्हीं के हाथ में सारा सिस्टम होगा, ये था। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। अंडरलाइन कीजिए, 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की जेल रोबेन द्वीप में
कैद रखा गया। ठीक है, अब कई बार यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला कौन थे? ठीक है, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? पहला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, उन्हें कितने वर्ष की सज़ा दी गई? उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। किस जुर्म में? रंग भेद शासन व्यवस्था का विरोध करने के जुर्म में। अगला क्वेश्चन एक और बन गया, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की जो सज़ा दी गई तो उन्हें कितने वर्षों तक और किस दक्षिण अफ्रीका की किस जेल में रखा गया? उन्हें रोबेन द्वीप में 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की जो जेल थी उसमें रखा गया। ठीक, 28 साल तक वो वहाँ रहे। थोड़े नहीं होते 28 साल, सोच के देखो। ठीक है, आगे, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। पहले ये बोर्ड पढ़ते हैं, डेंजर, नेटिव इंडियंस एंड कलर्स, इफ़ यू एंटर दीज premises at night you will be listed as missing, armed guard shoot on sight, savage dogs devour the corpse, you have been warned। मतलब ये चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। मतलब ये पता चलता है कि उस समय कैसा था। इस साइन बोर्ड पर जो लिखा वो अब हिंदी में देखिए, खतरा, देशी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में मतलब इस जगह में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हें लापता बना देंगे। ठीक है, हथियारबंद सुरक्षा गार्ड जो हैं देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई है। तो ये बोर्ड कौन लगा के रखता था? गोरे लोग अपने क्षेत्र में लगा के रखते थे। ठीक है, चलिए अब आगे और रीडिंग शुरू करते हैं। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। अंडरलाइन कर लीजिए, नस्ली भेदभाव, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाएगी। देखो, आप अलग अलग तरह की बेटा जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हो ना, चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हो, तो आपका सारा मतलब चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता है। क्योंकि 9th एक ऐसा लेवल है जहाँ से आपका विस्तृत जो पढ़ने का तरीका है ना वो विस्तृत हो जाता है। ठीक है, पढ़ाई का क्षेत्र यहाँ पर विस्तृत हो जाता है। 8 तक तो फिर भी थोड़ा सा लिमिट होता है, भी चलो जो टीचर ने क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज में करवा दिए या जो भी छोटी छोटी मेन बातें करवा रखी हैं उन्हीं में से एग्ज़ाम होगा। नहीं, अब 9th में ऐसा नहीं होगा। 9th में तुम्हारा एक ऐसा लेवल होगा जो विस्तृत है, चैप्टर के ऊपर चीज़ें बेस होंगी। चैप्टर में से कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछ ली जाएँ वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब ये डेफिनेशन यहाँ से अंडरलाइन कर लें। अब तुम्हें कहीं और से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। रंग भेद अगर आपसे पूछा जाता तो आप यही कहो, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। मतलब विशेष तौर पर ये कहाँ पर था? ये दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखिए, 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। मतलब देखो, यहाँ पर भी व्यापार के हैसियत से आए थे लेकिन फिर यहाँ पर भी गुलाम बना लिया लोगों को। ठीक है, जैसे हमारे देश में। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। हमारे यहाँ अंग्रेज बसे नहीं थे, वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अत्याचार करते और यहीं से धन लूट के अपने वहाँ लेकर जाते थे। लेकिन वहाँ पर वो रहने लग गए, बसने लग गए। ठीक है, उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। अब इस रंग भेद वाली राजनीति ने क्या कर दिया? लोगों को चमड़ी के आधार पर अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या है। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला है। अब काला क्यों होता है वो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। ठीक है, कि भाई ये जो है कारण है कि इनकी जो कम चमड़ी थी वो काली होने की वजह से। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। मतलब अगर 4 लोग हैं ना, 4 में से 3 तो अश्वेत हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? काली चमड़ी के हैं। आबादी में उनका हिस्सा, उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोगों भी थे। मतलब हमारे देश से भी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। ठीक है, और वो गए कैसे? बहुत सारे तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही वहाँ पर ले जाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर खादान
खाने वगैरह थी, बहुत सारा काम करवाने का मज़दूर के रूप में यहाँ से लोगों को ले जाया जाता था। तो इस वजह से भी हमारे वहाँ पर लोग पहुँच गए और वहीं पर वो उनको मजबूर होकर वहाँ पर रहना पड़ा, अपनी फैमिली वहीं पर आगे बढ़ानी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के लोग देखने को मिले हैं, 3 वर्ग। एक तो अश्वेत, अश्वेत मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था, उन्हीं की आबादी को अश्वेत कहा जाता था, या उन्हीं लोगों को अश्वेत कहा जाता था। ठीक है, गोरे लोगों को श्वेत श्वेत कहा जाता था। और उसके अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल के जो लोग थे उन या मिश्रित जो नस्ल के लोग थे उन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। तो तीनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, तीनों आपको समझ में भी आई होंगी। आगे देखिए, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। मतलब गोरे खुद को सबसे उत्तम मानते थे, बाकी सबको नीचा सबसे छोटा मानते थे और ना वोट डालने का अधिकार देते थे। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर से दमनकारी थी, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे, मतलब अगर परमिशन है ना उनके पास तो उनकी बस्ती में जाके काम कर सकते हैं, काम भी नहीं कर सकते थे, इतना बुरा हाल था। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। मतलब सब चीज़ें अलग अलग बना रखी, भाई ये गोरों की हैं, ये कालों की हैं। ठीक है, ऐसा बुरा हाल मचा रखा था। आगे, इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। इसे क्या कहता था? पृथक्करण, मतलब अलग अलग करने का इंतजाम। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। मतलब जो जगह गोरों के लिए रिजर्व कर रखी थी ना, आरक्षित करके थी, भाई ये गोरों की है, वहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते थे, ना वो उनके गिरजाघर में जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, इतना भी हक नहीं था कि इनका विरोध कर सकें या अपने भाई दुख बांटने के लिए मतलब संगठन बना सके किसी तरह का, ये भी हक नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, आगे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये वो संगठन था जिसने इन सभी लोगों को एकजुट किया और विरोध करने के लिए आगे बढ़े। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। देखो भी सभी जगह बुरे लोग भी नहीं थे, गोरों में भी कुछ अच्छे थे। ठीक है, उन्होंने अच्छे लोगों ने क्या किया, इन लोगों के संगठनों को सहयोग दिया, इनके नेतृत्व में आगे आए। ठीक है, इनके साथ उन्होंने भी संघर्ष किया कि भाई हम भी बराबरी चाहते हैं। ठीक है, अनेक देशों में रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यहाँ पर एक बोर्ड दिया गया है, साइन बोर्ड, इसके बारे में देखते हैं। डरबन, समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जूलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर देखो ये कई अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, डरबन में लिखा हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में, अफ्रीकांस में और जूलू में। अब क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। मतलब गोरे लोग नहा सकते हैं वही यहाँ पे। ठीक है, काले लोग, अश्वेत लोग या मिश्रित मतलब रंगीन चमड़ी या भारतीय लोग इस तट पर नहीं नहा सकते, ऐसा बोर्ड वो लगा के रखते थे। अगला टॉपिक होगा नए संविधान की ओर। तो किस तरह से वो लोग नए संविधान की ओर बढ़े, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला के लिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है क्वेश्चन में, खुद करें और खुद सीखें। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाएं। ठीक है, अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आप आपस में चर्चा करें। तो मैं ट्राई करूँगा इस बुक से मुझे कुछ टॉपिक्स अगर कहीं से मैं अरेंज कर पाऊँ तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा क्लास के ग्रुप के अंदर। ठीक है, और नेल्सन मंडेला के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं कोई ना कोई उनके जीवन परिचय ही अगर मुझे अरेंज हुआ तो वो भी मैं आपके इस चैप्टर की वीडियो के साथ ग्रुप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।